आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करेंगे बच्चों। ये जो एक्ट आपको नज़र आ रहा है EBCL की क्लास है, जैसे कि आप जानते ही हो। और ये जो एक्ट आपको नज़र आ रहा है इसमें अमेंडमेंट हुआ था, ये पूरा चेंज हुआ है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से था। किस नाम से था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन इसको चेंज करके अभी नए एक्ट के नाम से आप पढ़ रहे हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ना मुद्दा ये उठता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि कानून क्यों पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों आया, फिर 1986 था तो उसको चेंज करके 2019 क्यों आया, उसका लॉजिक आप समझिए। पहले वही सारी चीज़ हमें देखनी पड़ेंगी कि कंज्यूमर एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी। और यहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता देती हूँ, 99.9% केस स्टडी आती है। 99.9% इस चैप्टर में से केस स्टडी आती है। ओनली बहुत कम परसेंट चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक का इतिहास यही रहा है, और इसकी वजह यह है कि इसमें से केस स्टडी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, इंडस्ट्री बाहर मार्केट में केसेस हो रहे होते हैं, तो उसी के बेसिस पे बहुत अच्छे केस ड्राफ्ट हो जाते हैं। और अभी तक यही रहा है कि ये चाहे ग्रुप 1 में रहा है या ग्रुप 2 में रहा, हालांकि अब तो ग्रुप 2 में है, हमेशा इसमें से केस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का लॉजिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए एक्चुअली क्या था कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रही हूँ, और उस एग्जाम्पल को आप अंडरस्टैंड करना और उसकी मजबूरी समझना, ज़रूरत समझना, फिर आपको समझ में आएगा ये एक्ट क्यों आया। सपोज करिए महिला है और ये बहुत खुश भी नज़र आ रही है आपको, और इनकी खुशी की वजह क्या है पूछिए ज़रा। खुशी की वजह यह है कि हर रोज़ अपने हस्बैंड की पॉकेट से ये पैसे चुराती हैं। पिन मनी बोल सकते हो, पॉकेट मनी बोल सकते हो। ऐसा माना जाता है कि हस्बैंड की पॉकेट से अगर पैसे निकाले जाते हैं और उससे बिना बताए तो ज़्यादा पैसे आते हैं, ऐसा कुछ मानना है। इसीलिए महिला क्या करती हैं कि डेली बेसिस पे 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे करके पैसे निकाल लेती हैं, और इन्होंने 50-50, 100-100 रुपये करके 5,000 रुपये इकट्ठे करे। अब 5,000 रुपये इकट्ठे करे तो ये बहुत खुश हैं, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, और इनको कोई आइडिया नहीं है, पति हैं इनके, और इनको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है इनके साथ। फिर आगे चल के क्या होता है, अचानक से ये पैसे जो इकट्ठा कर रही थी, कभी भी कोई महिला जब भी कभी अपने घर में पैसे इकट्ठे करती है तो ऑब्वियस सी बात है वो घर के ही काम के लिए होते हैं, किसी ना किसी पर्पज़ के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रही होती हैं, और ऑब्वियस सी बात है हस्बैंड के घर में ही वो कोई ना कोई सामान लेकर आती हैं। और फाइनली उन्होंने ऐसा ही किया, वो लेकर आई जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, सब कुछ। 5,000 रुपये में उन्होंने खरीदा क्या, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, सब कुछ वो खरीद के लाई। अब जैसी महिला ये सब सामान खरीद के लाई, फिर बहुत खुश हैं, फिर बहुत खुश हैं, और अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये दुकानदार है, ये बैठे हुए हैं। दुकानदार जिस समय मिक्सी जूसर अपना बेच रहे हैं, उस समय बहुत ही अच्छी तरीके से बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। आप पानी पियोगी, ठंडा पियोगी, गर्म चाय, कॉफ़ी, बैठ जाइए, ये बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत आएगी तो हम यहाँ बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब महिला क्या करती है, जूस का पूरा सामान सेटअप लेके घर पहुंच जाती है, और अब पति से बोलती है सुबह उठते ही ये लो जूस, लंच में भी जूस पैक कर देती है, डिनर में भी बोलती है जूस ही पियो आप फिट रहोगे। वो सुबह दोपहर शाम जूस बना रही हैं, तीनों टाइम जूस ही जूस चल रहा है। अब पति को समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। खैर वो जब तक बेचारा कुछ समझ था, वो समझते जब तक कुछ, उससे पहले जूसर खराब हो गया। अब जूसर खराब हो गया तो महिला जूसर लेकर पहुंच गई वहीं पर दुकान पे। दुकान वाले ने जैसे ही देखा, आइए कि क्या हुआ कि जूसर खराब हो गया। दुकान वाले ने कहा ठीक है आप थोड़ी देर बैठिए, अभी मैं आपसे बात करता हूँ, और कोई खास रिस्पॉन्स नहीं किया। महिला 9:45 पे दुकान पे पहुंची थी, और 10:45 हो गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। महिला कहने लगी भैया मेरा ये जूसर खराब हो गया, ये देख लो, थोड़ी देर बैठी अभी मैं देखता हूँ। 11:45 हो गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। महिला ने फिर कहा भैया मुझे 2 घंटे हो गए बैठे हुए, देख लो इसके बारे में कुछ सोच लो, आपने जब बेचा था तो बड़ी तारीफ करी थी, मैंने तो बड़ी मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत करी है, मैंने तो रोज पैसे चुराए जब जाके मैं मिक्सर जूसर लेकर आई, और आज आपने मेरे साथ ऐसा धोखा दिया है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो मैं पैसे ना चुराती तो अच्छा था।
तो अब फिर कहा देख लीजिए भैया, कुछ हो सके तो सही करवा दो इसे। अब यहाँ पे जो दुकान वाला वो थोड़ा एग्रेसिव होकर बोलता है चुप रहिए ना, सुबह सुबह आप चेंज करने के लिए आ गई हैं। अब महिला का दिमाग घूम गया। अब महिला बाहर निकली दुकान से। अब महिला के पास दो रास्ते हैं। आप बता सकते हो दो रास्ते क्या हैं? महिला ने कहा मैं तुझे कल सिखाऊंगी। कि कैसे? कि देख लेना। 1986 से पहले की बात बता रही हूँ आपको, 1985 84 की। महिला कहती है मैं तेरे को अकल सिखाऊंगी कि जाओ जाओ तुमसे जो वो कर लेना। अब महिला के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, दुकान के बाहर एक बड़ी मोटी ईंट पड़ी है, उठा के मार दे। एक रास्ता ये नजर आता है। दूसरा रास्ता, महिला इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले, लीगल एक्शन ले, लीगल केस फाइल करे, कोर्ट में जाए, वकील हायर करे। अब इतने सारे लफड़े में वो पड़ेगी, नंबर ऑफ ईयर्स लगेंगे केस को रिजॉल्व होने में। मिक्सी की कीमत 5,000, वकील ने जाते 10,000 की फीस मांग ली। महिला का टाइम भी जाएगा, कॉस्ट भी जाएगी। उतने की जूसर नहीं है जितने का उसका नुकसान हो जाएगा। यस और नो? अब महिला अगर पहला रास्ता ऑप्ट कर लेती है, मान चलो उठा के सिर में ईंट मार देती है, उसमें भी नुकसान है। पूछो क्या? कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अब वो भी वो सोच कर नहीं सकती कि वो बच्चे हैं घर पे, पति है। तो उसने सोचा यार एक काम करते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए और जान बची तो वो मिक्सी भी वहीं छोड़ी आई, ले तू ही रख ले, मर जाए इसे खा के। अब ऐसी स्थिति में आप मुझे एक बात बताइए, जैसी महिला के साथ गलत हुआ है, इस तरीके का गलत कितने सारे लोगों के साथ होता होगा। अगर किसी का करोड़ का सामान है, 2 करोड़ का सामान है, 5 करोड़ का सामान है, तो वो केस करेगा, वो वकील भी हायर करेगा, वो 5,000 रुपये भी खर्च करेगा, वो लीगल फीस भी देगा, वो लीगल अपॉइंटमेंट भी करेगा, वो कोर्ट के चक्कर भी काटेगा। लेकिन जहां कीमत 5,000, 2,000, 1,000, 3,000, 4,000। अब एक व्यक्ति ने बड़ी मेहनत की कमाई से एक सिगरेट की डिब्बी खरीदी। अब सिगरेट की डिब्बी कम समझते हो आप? सिगरेट की डिब्बी आई उसकी 250-300 रुपये की। एक सिगरेट 10-15 रुपये की आती है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। अब 10-15 रुपये की एक सिगरेट आई, उसने पूरी सिगरेट की डिब्बी खरीद ली। पूछो क्या? वो सिगरेट की डिब्बी इसलिए खरीद ली कि उसे रोज चक्कर लगाने पड़ते थे। किसके? दुकान के। एक्चुअली सिगरेट का ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा है कि सिगरेट पीने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको छुपाने में बड़ा टाइम लगता है। घर पे डिब्बी लेके नहीं आते, दुकान पे एक सिगरेट पीने जाते हैं, वहीं लाइटर से पिया, वहीं फिर उसके बाद च्युइंगम खाना, उसके बाद गाड़ी में फ्रेशनर डालना, ऐसा कुछ सिस्टम चलता है मुझे लग रहा है। खैर हमारे घर में तो कोई स्मोकिंग करता नहीं, लेकिन पता तो होता ही है। अब मुद्दा ये उठता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, सीधा, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जैसे बहुत सारे बच्चे हमारी, खैर ये वाला बैच तो कोई मैंने देखा नहीं है, लेकिन कुछ बैच के बच्चे भी सिगरेट पीते हैं, बच्चियाँ भी पीती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, नीचे। अब कई बार बेचारे बच्चे इतने शर्मा जाते, सिगरेट पीते पीते जेब में डाल लेते हैं। अब मैं कहती हूँ बेटा रहने दे, कोई बात नहीं, देख तू बिना मतलब वो नीचे निकल जाएगी। नहीं। अब एक बार क्या हुआ, एक दुल्हन थी। अब दुल्हन जो है शादी होके दूसरे घर में पहुंची, अब उसको सिगरेट की तलब लगी। सिगरेट के पुराने टाइम में बीड़ियाँ पीते थे, अब तो सिगरेट पीते हैं। पुराने टाइम में देसी स्टाइल में बीड़ी पी जाती थी। अब से 40 साल पहले की बात बता रही हूँ, 50 साल, सच्ची घटना है। अब 50 साल पहले बीड़ियाँ पीते थे। अब वो महिला जो है शादी करके घर अपना ससुराल पहुंचती है। अब जानते ही हो, नई नई दुल्हन, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि बीड़ी पीती होगी। अब दुल्हन ने क्या किया, वो अपने घर से ही लेके आई दहेज में एक सिगरेट, एक बीड़ी की डिब्बी, मात्र 5 रुपए की आती है। अब उसने सोचा यार लेके तो मैं आगे से पीऊँ कैसे, क्योंकि पहले तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जानते हो आप 40 साल पहले प्राइवेसी कहाँ ही होती होगी। प्लस नई दुल्हन, 5-6 लड़कियाँ चिपकी हुई हैं, भाभी 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 भाभी, वो छोड़ने को तैयार नहीं। अब लड़कियाँ छोड़ती है तो जो मुँह दिखाई करने वाले वो आ रहे हैं, दुल्हन दुल्हन दुल्हन। उसने कहा ये नहीं पीने देंगे, ये नहीं पीने देंगे शाम तक। जैसे जैसे शाम को टाइम निकला, सासू आ गई, रसोई 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 रसोई। उसने कहा भाई सिगरेट पीने का मौका, ये बीड़ी पीने का मौका नहीं मिलेगा। अब उसने बेचारे ने क्या किया, रात को सोते हुए, सर्दियों का मौसम था, उसने सोचा बाहर पीऊँगी तो स्मेल आएगी, वो रजाई के अंदर पीने लगी। भाई उसने दिल बना दिया रजाई के अंदर इतना बड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी बीड़ी ऊपर लग गई और उसमें से दिल, उसका सिर बाहर निकल गया। अब वो सिर बाहर निकल गया तो बाहर पता चला क्या हुआ कि कुछ नहीं तो दिल बना रही थी मैं बीड़ी से, और रजाई में से आर पार हो गई। क्योंकि वो आप जानते हो ना, बीड़ी का पतंगा उसमें लग गया, और कॉटन की तो होती है वो, फट से उसमें आग लगी, बड़बड़ 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 बड़। पूछा घर वालों ने क्या हुआ क्या हुआ, ना कुछ नहीं, पति के लिए मैं दिल बना रही थी रजाई में, है ना। तो इट मीन्स कुल मिला के बात यह है कि ऐसी हमारी कोचिंग के कुछ बच्चे हैं, एक दिन में जा रही, जैसे मैं बता रही थी आपको, नीचे जा रही, बच्चा बड़े आराम से सिगरेट पी रहा। अब बच्चे हैं, पीते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गलत चीज़ है, इंजूरियस टू हेल्थ है।
अब वो बेचारा लड़का बड़े आराम से उसने 5 रुपये जिसते से बचा के खर्च करे 10 रुपये, अब वो पी रहा। अब उसने देखा मैं मारी है और देखते उसने जेब में डाल ली। मैं समझ गई इसका भी वही दिल बन गया होगा नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो अब मैं आईटीसी की बात कर रही थी, ये भी एक प्रैक्टिकल केस है, केस स्टडी है। सिगरेट की डिब्बी खरीदी, अब सिगरेट की डिब्बी खरीदी तो पैक डिब्बी के अंदर सारी सिगरेट टूटी हुई, सारी सिगरेट टूटी हुई। सिगरेट की डिब्बी आई 250 रुपये की, लेकिन उसने कहा छोड़ूंगा नहीं। जिसने वो डिब्बी खरीदी उसने कहा छोड़ूंगा नहीं, कि क्यों, 250 रुपये खर्च कर रहे हैं, आईटीसी पे केस करूंगा, कंपनी पे केस करूंगा। उसने केस करा, उसे मिले 40,000। अब वो हर डिब्बी में यही देखता है, टूटी हुई मिल जाए तो 40,000 का कंपनसेशन मिलेगा। चाहे आपका सामान 250 का है, 2,500 का है, 2.5 लाख का है या 1 करोड़ तक का है। आज की डेट में मुद्दा ये, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, अब कोल्ड ड्रिंक सील पैक है, और जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो वैसे तो कोल्ड ड्रिंक केमिकल ही होता है। कभी कभी घर में हार्पिक ना हो तो उसे यूज़ कर लो इमरजेंसी के लिए, लेकिन केमिकल दिखता नहीं है वो किस तरीके का केमिकल है। एक दिन एक व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, उसमें नीचे काले काले कीड़े घूम रहे हैं। अब उसने देखा ऐसे सील पैक बॉटल है और उसके अंदर कीड़े घूम रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये गुड्स जो है, ये जो सामान है खाने पीने का, इंजूरियस टू हेल्थ हो गया। तो उसने पेप्सी के अगेंस्ट क्या कर दिया, केस फाइल। टेट्रा पैक फ्रूट्स जूसेस होते हैं, ज़्यादातर उनमें आप समझते ही हो क्या होता है, लेकिन पीने के बाद बच्चा सोचता है एनर्जी आ गया, एनर्जी। अब वो क्या पिया उसे खुद ही नहीं पता, ठीक है ना। तो इस तरीके के पैकेट्स में अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें निकलती हैं, अगेन कंज्यूमर एक्ट में केस फाइल कर सकते हैं। 1985-86 से पहले हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा एक भी कानून नहीं था, एक भी एक्ट ऐसा नहीं था जिस एक्ट के तहत छोटे मोटे कंज्यूमर्स, एक शब्द मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इस शब्द के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा कानून चलता है। कंज्यूमर एक्ट नाम भी आप देख रहे हो। मुद्दा उठता है कि कंज्यूमर कौन सा कंज्यूमर है, कंज्यूमर किस कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। मान के चलिए एक फैक्ट्री चलाते हैं और उन्होंने बहुत सारा रॉ मटेरियल परचेज किया, बड़ा सारा रॉ मटेरियल परचेज किया, और वो रॉ मटेरियल जब परचेज करके आए तो उसमें उन्होंने देखा कि मैंने जो रॉ मटेरियल परचेज किया, बड़ा सारा रॉ मटेरियल परचेज किया और वो कुछ खराब आ गया। अब मुद्दा उठता है क्या वो भी केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात बहुत साफ हुई है, आपकी नॉलेज के लिए बताती हूँ। इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला है कि कंज्यूमर का मतलब होगा जो सामान अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करेगा। क्या वर्ड यूज किया, बस यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से जितने भी अर्निंग हिज लाइवलीहुड, मतलब एक तरीके से अपनी पर्सनल नीड्स के लिए यूज कर रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे केस भी मैं बताऊंगी, तलविंदर का ट्रैक्टर का केस है, बहुत सारे केसेस है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी क्योंकि अभी तो चैप्टर की शुरुआत है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि यहाँ पे कंज्यूमर मतलब कुल मिला के बिजनेस से अलग रखा गया है, ये बिजनेस से अलग रखा गया है। इसमें कहा इन्होंने भैया उपभोक्ता कि व्हाट डू यू मीन बाय द उपभोक्ता, कि जो अपने लिए यूज कर रहा है, दैट इज नोन एज उपभोक्ता। क्लियर हो रही है बात। अब लेकिन उपभोक्ता तो उपभोक्ता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो बिजनेस वाला पर्सन है जिसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सामान खरीदा और उसे सामान में कोई डिफेक्ट निकला, तो केस तो वो भी करना चाहिए, यस और नो। तो वो कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है, आपको मैं एक और कानून पढ़ाऊंगी, कॉम्पिटिशन लॉ। क्या पढ़ाऊंगी, वहां पे कंज्यूमर की डेफिनेशन में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्निंग हिज लाइवलीहुड। क्या बोला मैंने, अर्निंग हिज लाइवलीहुड ध्यान रखा गया है, पर्सनल कंजम्पशन ध्यान रखा गया है, और वहां पे कंपटीशन लॉ के अंदर अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सामान खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर किया जाता है, कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है। ये दोनों ही कानून आपको ईबीसीएल के अंदर पढ़ने हैं, कंपटीशन लॉ भी और कंज्यूमर एक्ट भी। अगर कंपटीशन लॉ की बात करें वो भी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करता है, और कंज्यूमर एक्ट की बात करें तो वो प्योर प्रोटेक्शन करता है। पूछो क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर एक्ट है उसका मेन काम है कि किसी के साथ अगर किसी के राइट इफेक्ट हो गए, किसी भी तरीके से डेफिशिएंसी है, डिफेक्ट इन गुड्स है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, तो वो अगर सिविल कोर्ट जाएगा, अगर वो सिविल कोर्ट में गया तो सिविल कोर्ट, देखो अभी मैं चैप्टर पूरा पढ़ा नहीं रही हूँ, चैप्टर का पूरा रूट मैप दे रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में मैप की तरह छप जाएगा और बस चलना रह जाएगा।
पूरे चैप्टर के बेहतरीन क्रक्स नोटिंग बनवाऊंगी ताकि आपको चैप्टर पूरा टिप्स पे हो जाए। अब मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपसे कहा कि कंज्यूमर एक्ट जो है वो भी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन कर रहा है और कंपटीशन लॉ भी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने कई सारे केस लिए, महिला का केस लिया था तो उसको डायरेक्ट बिजनेसमैन अफेक्ट कर रहे हैं, और जो कंपटीशन लॉ है उसमें भी बिजनेसमैन, कंपनीज ही नुकसान पहुंचा रही है। किस तरीके से, जैसे मान के चलो आप सारे फ्रेंड्स हो और आप सब ने सोचा भाई बहुत गर्मी हो रही है, नीचे चलते हैं पेप्सी पी के आएंगे। आप सब गए, आपने 20-20 रुपए खर्च करे, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और सिप सिप करके पी ली। आप अगले दिन फिर पहुंचे। पेप्सी और कोक इंडिया के अंदर लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक में, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, दोनों आपस में मिल गई, जिसे बोलते हैं टेक्निकल भाषा में मर्जर हो गया। अब सारे दोस्त फिर नीचे पहुंचे, और जब सारे दोस्त नीचे पहुंचे तो उन्होंने फिर पैसे खर्च करे। अब यहाँ पे दुकानदार कहता है 20 की एक नहीं है, अब 100 की एक है। अब 5 दोस्त गए थे, मान के चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 दोस्त गए थे। अब उन्होंने कहा यार कोल्ड ड्रिंक तो पीनी जरूर है, पर अब तो एक ही बॉटल आएगी, क्या एक ही आएगी, तो कहते हैं भैया एक ही दे दो। अब पहले तो 5 को 5 मिल रही थी, अब 5 को 1 मिल रही है। नुकसान किसका हुआ? कंज्यूमर का। क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो कंपटीशन था वो कंपटीशन खत्म हो गया। वजह क्या थी? 2 कंपनी आपस में मर्ज हो गई। अब वो जो 5 दोस्त थे उसमें से जो 5वां दोस्त था वो बहुत तेज था। पूछे कैसे? वो ऐसे था कि एक सिप चारों ने ली, 5वें ने ली, उसने एक सिप अंदर लिया और बाहर कर दी बॉटल में। अब बाहर कर दिया, फिर बोलता है सॉरी कि क्या हुआ भाई, जो थी अंदर वो बाहर कर दी, अब तुम पियोगे इसे कि ना। उसका लॉजिक था पूरी बॉटल खुद पीना। तेज निकला वो कि देख लो मेरी झूठी पी सकते हो तो पी लेना। अब कुछ दोस्त महाबेशरम होते हैं कि हम पी लेंगे, है ना, तो कुछ ऐसे भी होते हैं नहीं हम पी लेंगे, और कुछ होते हैं नहीं सॉरी, सीधे बच्चे होते हैं, उन्होंने कहा छोड़ दे यार। अब पीने के बाद पूछ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद झूठी पीछ रहे हैं, तू नॉनवेज तो नहीं है कि ना, चल ठीक है तो। लेकिन अगर पहले से पता होता तो बोल देता हाँ हूं, ताकि वो दूसरा दोस्त पी ना पाता। इट मीन्स सिंपल सी बात क्या है कि ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब पेप्सी और कोक दोनों कंपटीशन में है, ज्यादा कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर का ज्यादा फायदा होता है, और कंपटीशन कम होता है तो कंज्यूमर का उतना ज्यादा नुकसान होता है। हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने कहा भैया कंपटीशन बढ़ाओ, कि कैसे? कि जैसे भी बढ़ सकता हो। अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके से कंपटीशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, वो तो मैं जब कंपटीशन लॉ पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको चीजों की ग्रूमिंग कर रही हूं। तो वहां पे कंपटीशन को बढ़ाने के लिए प्रमोट करने के लिए कंपटीशन लॉ है, और यहां कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर लॉ है। आर यू गॉट द पॉइंट? उसी के साथ साथ अगली चीज बताती हूं, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश के अंदर सिर्फ यही कानून नहीं है, इसके अलावा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, उसी के साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ये भी कंज्यूमर लॉज में ही आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो कंज्यूमर की डायरेक्टली प्रोटेक्शन करता है, और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, क्योंकि देखो मैं आपको मल्टीपल लॉज पढ़ा रही हूं। मल्टीपल लॉज मतलब सुबह भी मैं ही दिखूंगी, दोपहर भी मैं ही दिखूंगी, कंपनी लॉ में भी मैं ही दिखूंगी, जीआईजीएल में भी मैं ही दिखूंगी, बीसीएल में भी मैं ही दिखूंगी। तो आपको लॉ बोले तो मुझे ही आपको और मुझे इंटरेक्ट होना है। अब मैंने कहा जब हम कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर लॉज की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर लॉज में कोई एक लॉ नहीं आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक छोटा सा उपभोक्ता जो 100 का सामान ले रहा है, 500 का ले रहा है, 450 का ले रहा है, 2000 का ले रहा है, 2500 का ले रहा है, और वो अगर सिविल कोर्ट में केस फाइल करने के लिए जाएगा तो उससे ज्यादा का उसका खर्चा आ जाएगा। सरकार ने कहा तो बहुत गलत होगा कि क्या किया जाए कि इनके लिए अलग कोर्ट बनाओ, इनके लिए अलग कोर्ट बनाओ जहां पे सिर्फ यही विवाद डिस्कस हो कंज्यूमर के। कि कोर्ट कैसे बनाए? कि हर लेवल पे बनाओ, जितना बड़ा नुकसान उतनी बड़ी कोर्ट। कि फिर कैसे करें? कि एक काम करते 3 लेवल पे बनाओ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। कि अगर नेशनल से काम ना चले तो सुप्रीम कोर्ट है फिर तो। आर यू गॉट द पॉइंट? तो इन्होंने कहा एक तो सबसे पहले अगर ऐसा हो जाता है तो एक होता है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर दिक्कत हो जाए तो ऐसे कंज्यूमर के दिमाग में ये बात ना चले कि मुझे जो है केस फाइल करने के लिए तारीख पे तारीख लगानी पड़ेगी। ये झंझट नहीं है
कि क्यों? क्योंकि इनके लिए एक स्पेशल कोड तैयार कर दी, हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। वो कंपनसेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया, जिसका जितना कंपनसेशन है उसी लेवल से वो कोर्ट में प्रोसीड करेगा। अब अगला एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। अब दूसरी प्रॉब्लम थी वकील को हायर करना। लॉ ने कहा इस नियम में सेल्फ वकील बन जाओ, कि सेल्फ वकील क्या, कि अपना केस खुद लड़ सकते हो, नो नीड टू अपॉइंट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। होगी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, यस और नो? अब दुकान वाला सामान दे रहा है और कह रहा है कि तेरे से जो वो कर लो, ले जाओ सीधा कहां पर, कंज्यूमर कोर्ट में। तो अब जो शॉपकीपर्स होंगे उनके मन में क्या आएगा, डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा कानून का। और कानून क्या होता है? दैट इज द विल ऑफ लेजिस्लेचर। राजा की इच्छा कानून के फॉर्म में आती है, और राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। यस और नो? जितने भी आप पहले पुराने टाइम में भी जब राजा देखते थे तो आपने एक चीज देखी होगी कि राजा का एकमात्र उद्देश्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। अब ये महिला जो जूसर खरीद के लाई, इसकी रक्षा होगी कि नहीं होगी? ऐसी एक महिला थोड़ी ना, 1000 महिला, 1000 पुरुष, 1000 बच्चे जो सामान खरीदेंगे और उनके साथ डेफिशिएंसी होगी। यस और नो? अब मान चलो फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जानवरों का, पशु का डॉक्टर है। अब पशु का डॉक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी बीमार हो गया, उसने लिख रखा था डॉक्टर साहब की दुकान। अब वो डॉक्टर साहब की दुकान पे पहुंच गया। अब डॉक्टर के मन में आ गया लालच, उसने कहा जी मेरी तबीयत खराब हो रही, मुझे बुखार हो रहा है, कि कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब उसने जो इंजेक्शन भैंस को लगना था उसको लगा दिया। उसके मन में भय ही नहीं है, डर ही नहीं है। आप बताइए क्या डेफिशिएंसी इन सर्विस है? नहीं है। लेकिन कंज्यूमर एक्ट अगर होगा तो उसके मन में डर रहेगा ना, कि तुम कंज्यूमर एक्ट के तहत फंस सकते हो। यस और नो? हॉस्पिटल में गए, ये सारे केसेस बता रही हूं आपको प्रैक्टिकल। हॉस्पिटल में गए ट्रीटमेंट करवाने गए तो वहां पे लीवर में प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन करके किडनी निकाल ली। कि क्या हुआ कि किडनी वो गलती से निकल गई, कि दोबारा सेट कर दो। मजाक चल रहा है? नहीं समझ रहे हो ना बात को? अब उनके लिए तो ये मजाक ही है, क्योंकि उनकी थोड़ी निकली है। लेकिन कोई ऐसा कानून जो ये दिस इज डेफिशिएंसी इन सर्विस और नॉट, सो उनके अगेंस्ट क्या हो सकता है, केस फाइल हो सकता है। और ये प्रैक्टिकल चीजें हमारे देश के अंदर। मान के चलो हम ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक प्रोग्राम कंडक्ट किया कि हमारे इंस्टीट्यूट को 10 साल हो गए, इसलिए हम अब तक जितने भी बच्चे ऑल ओवर इंडिया हमारे पढ़े हैं सब इन्वाइटेड है। कि कहाँ पे? ताज पैलेस। कि ताज पैलेस तो सही नहीं, तो हमने कहा चलो गंगा नदी में बैठ के, नाव में बैठ के पार्टी करेंगे। हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी अपनी तरफ से तैयारी करवाई, सबको इन्विटेशन भेजा। एक कुरियर कंपनी हायर करी जो सबके घर पे इन्विटेशन भेजेगी। जितना पैसा कमाया उसी में लगाना है, क्या करना है आगे फिर कमा लेंगे। सही है ना? ज्यादा पैसा होता है ज्यादा टेंशन होती है ना, ज्यादा पैसा होता है ना ज्यादा टेंशन होती है, कम पैसा होता है सबसे ज्यादा मस्त आदमी वही सोता है जिसके पास पैसा कम होता है, लेकिन फिर भी इंसान पैसे के लिए रोता है। यस और नो? तो अब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया कि चलो भैया क्या करते हैं, बच्चों को इनवाइट करते हैं। कॉर्डियल इनवाइटेड ऑल एक्स स्टूडेंट्स और ऑल प्रेजेंट स्टूडेंट्स, ऑल फ्यूचर स्टूडेंट, कोई सीएस करना भी चाहता है वो भी आ जाओ। अब हमने सबको इनविटेशन भेजा तो कुरियर कंपनी ने गड़बड़ कर दी। टोटल 25,000 बच्चों को इनविटेशन जाना था, 5,000 को भेजा, 20,000 नहीं पहुंच पाया। अब उसकी वजह से जो हमने अरेंजमेंट किया था वो सारा नुकसान हो गया। तो बताइए कुरियर कंपनी के अगेंस्ट केस होगा क्यों? डेफिशिएंसी इन सर्विस। एक लड़की की नई नई शादी हुई, सारे केस बता रही हूँ आपको, ये सारे केसेस आगे चल के पड़ेंगे। अब लड़की की नई नई शादी हुई तो वो घूमने के लिए बाली जा रही थी। अब बाली तो आप जानते ही हो। अब वो उसे प्लेन से जाना था, पहले उसे बस में बिठा दिया। अब जब उसे बस में बिठाया, पैसे तो ये हवाई जहाज बस की तरह ही चलता है क्या, कि नहीं नहीं ड्रॉप करने के लिए एरोप्लेन तक, कि ठीक है। और उसने इतनी लंबी लंबी हील पहन रखी है, इतनी लंबी लंबी हील पहन रखी है, नई नई शादी हुई, आप समझ रहे बात को। वो इतनी लंबी लंबी हील पहन रखी है, मतलब ऐसी कोई 5 इंच के आसपास की हील पहन के वो चल रही है। वो चल कहाँ रही है, वो ऐसे चल रही है जैसे कोई बाई चांस नशा कर लेता फिर चलता है, कभी इधर कभी इधर। अब कोई दिक्कत नहीं, अब चलते चलते बड़े स्टाइल में लड़की चल रही है, लड़का आगे चल रहा है सामान लेके। अब क्या हुआ कि एरोप्लेन की लेडर्स होती हैं, लेडर्स मतलब सीढ़ियाँ होती हैं। अब वो सोच रही है इन पर चढ़ू कैसे, चढ़ू मतलब समझ रहे हो कि उनके ऊपर पैर जैसी रखेगी वो उसकी जो हील है वो बेचारी बड़ी शालीनता से धीरे धीरे चढ़ रही है। अब कभी कभी होता है ना किस्मत खराब होती है। अब जैसी वो धीरे धीरे चढ़ रही है, एरोप्लेन की लेडर्स बंद हो गई, लड़की बड़ी ऊपर से नीचे धड़ाम, उसका सारा स्टाइल निकल गया। अब उसे बड़ा गुस्सा आया। अब उसे गुस्सा क्यों आया बताइए?
क्यों आया गुस्सा बताइए? गिरने की वजह से क्या हुआ? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कितने खतरनाक, मुझे पता लड़के यही बोलेंगे मेकअप खराब हो गया। अरे मेकअप खराब नहीं, उसकी हड्डी टूट गई। इन्हें मेकअप की पड़ी अभी भी, अब उसकी हड्डी टूट गई तो इट मीन्स अब क्या हुआ? अब वो जो कंपनी है उसके अगेंस्ट क्या फाइल करेगी? केस फाइल करेगी। क्यों? अब दो नुकसान हो गए। बताओ क्या, सोच के बताओ, दो नुकसान क्या हुए? डेफिशिएंसी इन सर्विस तो है, ये बिल्कुल सीधा बच्चा है, एकदम पॉइंट की बात करता है। लड़की को दो नुकसान कैसे हुए? कैसे? और दूसरा है हील टूट गई। देखो ये भी बहुत सीधी बच्ची है। बताओ बेटा, आप बहुत सारी बच्चियां भी हैं यहाँ पे। देखो कितने, ये छोटा बम बड़ा धमाका कह रही है। जो ट्रिप था वो भी तो कैंसिल हो गया, अब कोई लेकर जाए या नहीं लेकर जाए इस बात का क्या भरोसा है? यहाँ तो पहले ही लिख दिया था नाउ, क्या बोलते हैं उसे वो, लैंड टू बाली है ना, और एयरपोर्ट का भी पिक लगा दिया, काम ही क्या था, यही था। अब इट मींस यहां पे उसने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द एयरप्लेन कंपनी। रीजन इज वेरी क्लियर, दैट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस। इसी तरीके से जैसे आप देखते हो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो समर कैंप चलते हैं। अब समर कैंप चलते हैं तो कुछ स्कूल्स में स्विमिंग पूल होते हैं, तो वो स्विमिंग पूल वहां पे ओपन कर देते हैं समर कैंप के पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्जेस लेते हैं। तो जिन बच्चों के स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं होते वो वहां पे स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ पेरेंट्स ज्वाइन करवा देते हैं। अब जब स्विमिंग पूल होता है तो वहां पे आपको पता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए एक पर्सन होना जरूरी है, सुपरविजन में स्विमिंग करे। बच्चा स्विमिंग कर रहा था लेकिन स्विमिंग करते करते छोटा बच्चा उसमें डूब गया। अब ऐसी स्थिति में उनके पेरेंट्स ने केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद स्कूल के अगेंस्ट केस क्यों हुआ? दिस इज अ प्रैक्टिकल केस एक्चुअली। केस इसलिए किया गया क्योंकि उनकी डेफिशिएंसी इन सर्विस है। अंडर सुपरविजन उनको बच्चों को रखना था लेकिन उन्होंने सुपरविजन के लिए पर्सन को टैकल नहीं किया, दैट इज अगेन अ डेफिशिएंसी इन सर्विस। यस और नो? इस तरीके की केस स्टडी इस चैप्टर के अंदर आती है और जब मैं आपको डेफिनेशन एक एक पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी। तो अब मुद्दा ये उठता है कि मैम एक क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि क्या, अभी देखो चैप्टर में पढ़ा नहीं रही हूं, चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे रही हूं और जब चैप्टर पढ़ोगे तो सब कुछ यही पाओगे। तो अब मैंने यहां पे कहा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि आपको कंज्यूमर एक्ट बनाना पड़े, तो रीजन समझ में आ गया। अब अगली बात सुनो। अगली बात यह है कि 1986 से और 2018 तक सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था कि इस एक्ट के अंदर से कुछ चीजें मिस नजर आ रही हैं, कुछ चीजें मिस हैं। कि वो क्या चीजें मिस हैं ये भी समझने की जरूरत थी कि मिस क्या है। कि मिस ये है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ और आपने अपनी आंखों से देखा है, माधुरी दीक्षित ऐड करती है, उसके बच्चे मैगी खा रहे हैं और आपने देखा कुछ एक्टर्स होते हैं वो पान मसाला खाते हैं। विमल, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद है ना, ऊंचे, हाँ ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। अब कोई छोटा मोटा आदमी है वो सोचता है यार ऊंचा लोग बनना तो ये खा लो, है ना, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। उसी के साथ साथ आपने देखा कि माधुरी दीक्षित ऐड कर रही है मैगी का। माधुरी दीक्षित कितनी फिट है आप भी जानते हो, खुद भी खा रही है, बच्चों को भी खिला रही है। अब उनको देख के बहुत सारी महिलाओं के मन में क्या रहा है, माधुरी दीक्षित अपने बच्चों को मैगी खिला सकती है, झटपट बनाओ तो हम क्यों नहीं। और बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है मैगी, तुरंत बन जाती है, रात को 12 बजे भूख लगे तो मैगी खा लो, शॉर्टकट तरीका है। इसी तरीके से आपने देखा होगा माधुरी दीक्षित के अलावा आपने देखा होगा करिश्मा कपूर डाबर आंवला का ऐड करती थी, इतने लंबे बाल। अब उसको देख के सब लड़कियां सोचती थी, पहले लंबे बालों का क्रेज हुआ करता था ना, बाल लंबे करने, अब से 20-25 साल पहले की बात बता रही हूँ। अब लंबे बालों का जब क्रेज था तो वो सोचती थी कि डाबर आंवला लगा लो बाल लंबे हो जाएंगे। उन्हें पता नहीं बेवकूफ़ी है, यस और नो। अब पता नहीं उसने खुद ही नकली लगा के ऐड कर रखा हो, इस बात को कौन देख रहा है। और सबसे खतरनाक चीज थी फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली एक हफ्ते में गोरा, अब मान चलो किसी लड़की को देखने वाले आ रहे हैं, वो 3 टाइम पाउच लगा रही है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। अचानक से उसका भाई आ गया, देख के कह रहा भाई तुझे क्या हो गया, भूत बन गई कि ना ना, एक हफ्ते में निखार देखियो मेरा। वो एक हफ्ते में वो फेयर एंड लवली लगाने में लगी हुई है, जबकि वो अगर ऐसा कुछ हो तो सब गोरे ना हो जाए। इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी इस तरीके के ऐड चल रहे हैं। एंडोर्समेंट बोलते हैं इसे, ये पहले नहीं था,
2019 में से पकड़ लिया, 2019 में से पकड़ लिया कि अगर कोई, मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने डाल रखा है, मैंने स्टडी करी थी ना इसकी पूरे एक्ट की, कंज्यूमर की डेफिनेशन भी मैं बताऊंगी। ये देखो, मैगी, 2 मिनट नूडल्स, फेयर एंड लवली, विंटर फेयरनेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्दियों में मुरझा जाती है स्किन। ये देखो, कुछ कर ऐसा, दुनिया बनना चाहे तेरा जैसा, मुंह में पान मसाला, रजनीगंधा, है ना, कितना सुंदर सूट पहन के बंदा रजनीगंधा खा रहा है, नहीं? तो ये देखिए आप, दिस वन इज अ एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट है ये, एंडोर्समेंट इन रिलेशन टू एडवर्टीजमेंट मीन्स अब सुनना ध्यान से। इन्होंने कहा भैया एंडोर्समेंट नया कॉन्सेप्ट आया जो कि पहले था ही नहीं, मतलब 1986 में नहीं था। किसी भी कानून को पढ़ाने के लिए कानून के बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, नहीं तो पढ़ाने को तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकती हूँ। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस एक्ट, व्हाई दिस एक्ट कम्स इनटू द पिक्चर, क्या रीजन रहे, क्या वजह रही, और उसको एक सोसाइटी से कनेक्ट करना पड़ता है। बिकॉज यू नो वेरी वेल लॉ इज नॉट अ प्योर इंग्लिश, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। तो एंडोर्समेंट का मतलब है यहाँ पे, एंडोर्समेंट इन रिलेशन टू एनी एडवर्टीजमेंट मीन्स व्हाट, अलग अलग चीजें बोली इन्होंने। पहला पॉइंट, एनी मैसेज, कोई मैसेज दे रहे हो, वर्बल स्टेटमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, डिपिक्शन ऑफ नेम। आपने देखा अमेरिकन टूरिस्टर पे विराट कोहली साइन करते हैं, सिग्नेचर, लाइकनेस और अदर आइडेंटिफिएबल पर्सन, फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। आपने देखा बूस्ट एक को आता है दूध में मिलाने वाला, तो उसका सचिन तेंदुलकर ऐड करते थे, सचिन तेंदुलकर ऐड करते थे, मतलब सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, फिट है भाई, तो सुबह शाम बूस्ट ही पीते थे, नहीं बताओ ना, सुबह शाम बूस्ट पी के बड़े हुए वो, लेकिन उन्होंने उसका ऐड किया तो उससे इंप्रेशन जाता है। कभी भी ब्रांड एम्बेसडर जब बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ही क्यों बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइक पब्लिक जानती है, या जिस फील्ड से वो है पर्सन फेमस है, उन्हीं को ही लेकर आती है। अब एक ऐसे अमिताभ बच्चन जी तो ऐसे हैं जो किसी का भी ऐड कर लेते हैं, चाहे वो हाजमोला हो, चटमोला हो, वो कुछ भी हो, उस पर वो सूट कर जाते हैं, है ना, XYZ। अदरवाइज आपने देखा कि पहले जो है एक निरमा साबुन आती थी, नहाने की भी आती थी, निरमा आती थी ना, निरमा। तो अब वो निरमा साबुन का जो ऐड था उसमें एक सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की है और वो निरमा साबुन से निकल रही है ना, तो निरमा साबुन से नहा के जब वो निकल रही है तो और खूबसूरत हो जाती है। तो लड़कियां यही फील करती है, काश निरमा आ जाएगी तो मैं भी इतनी खूबसूरत दिखूंगी, है ना। तो इट मीन्स वहां पे जो मैसेज जाता है, जो मैसेज इंडिकेशन होता है, ये कह रहे हैं डिपिक्शन ऑफ नेम, नाम का गलत फायदा, सिग्नेचर, लाइकनेस, अदर आइडेंटिफाई पर्सन, फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब सानिया मिर्जा आपने नाम सुना होगा, वो किसी भी लाइक बूस्ट की, बोर्नविटा की, इस तरीके की चीज़ों का अगर ऐड करेंगी तो हर बच्ची उसे पिएगी या सोचेगी यार मैं भी क्या बन जाऊंगी, सानिया मिर्जा। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुद्दा आगे पता है क्या क्या कहता है, डिपिक्शन ऑफ नेम। अच्छा आज की डेट में आप बताइए ऐड किस तरीके के आ रहे हैं, अब ऐड कैसे आते हैं। अब जब ऐड देखते हो आप प्रैक्टिकली, आपने कोई ऐड देखी हो, मैं दिखाती हूँ आपको। स्टिंग का देखा है, स्टिंग पीते अक्षय कुमार बन जाते हैं। मैं बताती हूँ इसमें क्या कहानी है, आगे सुनो। देखो कह रहा है विच मेक्स कंज्यूमर टू बी बिलीव दैट इट रिफ्लेक्ट द ओपिनियन, फाइंडिंग और एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन मेकिंग सच एंडोर्समेंट। वो कह रहा है अगर ये व्यक्ति एंडोर्स कर रहा है तो इसका मतलब उसको इस चीज का क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन आपने देखा जब मैगी के साथ दिक्कत हुई, यही मैगी की वजह से ही कुछ तो ज़्यादा चेंजेस हैं। तो मैगी में जब प्रॉब्लम थी तो एक टाइम पे तो मैगी बंद ही हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा ऐसी स्थिति में है जैसी मैं पहले थी ना, लगभग ऐसी स्थिति में दोबारा मैगी पहुंच चुकी है। आई एम राइट और रॉन्ग? लगभग वही सेम सिचुएशन में वो जब एक टाइम था जब चली गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा से कहीं कुछ इंसान मिले ना मिले मैगी मिल जाएगी। आप कभी नोटिस करना, आप इंडिया के किसी कोने में पहुंच जाओ, चाहे गर्मी वाली जगह पहुंच जाओ सर्दी वाली, आप कभी ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करना। अब रिवर राफ्टिंग करते हुए तुम्हें जान बचानी भारी पड़ जाएगी, लेकिन मैगी मिल जाएगी नहीं,
पॉइंट्स पे मैगी पॉइंट्स बने हुए, मैगी पॉइंट्स बने हुए। अब जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ पे भी आपको, अब मसूरी चले जाओ, जगह जगह कुछ मिले खाने को या ना मिले, लेकिन मैगी मिल जाएगी। मतलब मैगी एक ऐसी चीज़ हो गई है जो एक शॉर्टकट प्रोसेस है, जल्दी बन जाता है, बढ़िया भी लगता है। नैनीताल चली जाएगी, मतलब किसी भी ट्रिप, किसी भी पिकनिक स्पॉट पे चले जाओ आप कभी, इसमें कौन सी जगह, नैनीताल के पास एक वो है ना, एक और स्पॉट है घूमने का, नहीं नहीं, नैनीताल के जस्ट बराबर में ही फॉरेस्ट है जिम कॉर्बेट, और उसमें जंगल में शेर मिले ना मिले मैगी मिल जाएगी, है ना। तो इट मीन्स सिंपल सी बात क्या है कहने की, कि हर जगह आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, मैगी ने एक ऐसी प्लेस बना लिया है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जो चीज़ ओपन हो गई, जिसके अगेंस्ट एक्शन हो गया, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जब आप पैदा हुए होंगे ना, तो सबसे पहले आपके घर गेस्ट आने से पहले एक चीज़ आई होगी ना, वो कह रहा है मैगी ना। सबसे पहली एक चीज़ गिफ्ट आपके लिए वही आया होगा, वो होगा जॉनसन बेबी की किट। सबसे पहली चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो आई होगी, आपकी बुआ से पहले वो आई होगी। नहीं, गलत कह रही हूँ, पैदा होते तुरंत सबसे पहले जॉनसन बेबी किट आती थी। लेकिन अब जॉनसन का नाम खत्म हो गया। जॉनसन, आपने देखा बहुत सारे केसेस हुए जॉनसन की वजह से, इश्यूज बताए, लेकिन जॉनसन का एक बहुत महंगा प्रोडक्ट आता है अवीनो के नाम से। अवीनो के नाम से बच्चों के प्रोडक्ट्स आते हैं, यूएस का नंबर 1 ब्रांड है अवीनो, वो भी जॉनसन का ही है, जॉनसन ही उसे प्रमोट करता है, लेकिन वो अवीनो के नाम से आता है। वो एक अलग ही, मतलब आपने नाम शायद सुना नहीं होगा, मैं भी उसे यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए, अवीनो के नाम से आता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इस समय सबसे ज़्यादा जो जगह ली वो हिमालयन है। मतलब अब जॉनसन की जगह क्या आता है, हिमालय है, और एक दो सीबामेड वगैरह, ये सब चीज़ें। सीबामेड और चीज़ें इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि वो थोड़ी महंगी पड़ती है, बहुत ओवर कॉस्टली है। बट हिमालय जो है वो रिप्लेस कर गया किसको, क्योंकि उनके अगेंस्ट इतने सारे जो केस हुए, उसकी जो केसेस हुए हैं, जो डिस्प्यूटिंग हो गया उसकी वजह से। नहीं तो अब से नहीं, पता नहीं कितने सालों से जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया में था कि बच्चे की बुआ नहीं आएगी, पहले जॉनसन आ जाएगा, यस और नो। लेकिन धीरे धीरे नेगेटिव र्यूमर्स की वजह से, नेगेटिव चीज़ों की वजह से मार्केट से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो एक नया कॉन्सेप्ट आपको नजर आया इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द एंडोर्समेंट। अब दूसरी चीज़ सुनिए यहाँ पे, हाँ मैं वो पूरी चीज़ें बताऊंगी जब चैप्टर पढ़ाऊंगी। अभी मुझे सिर्फ चैप्टर का क्या देना है, एक रूट मैप देना है। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तो सारी चीज़ें बताऊंगी। अब अगली चीज़ यहाँ पे एक और थी, वो क्या थी, इस एक्ट को रेगुलेट करने के अथॉरिटी बनाई, CCPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। मैं बताती हूँ आपको, वो भी दिखाती हूँ, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ। जो पहले नहीं थे, जो नई चीज़ें इसके अंदर आई हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बोलते हैं CCPA। CCPA कॉन्सेप्ट 1986 एक्ट में नहीं था, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन 2000 एक्ट। एंड ये क्या है, मुद्दा ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। इसकी जरूरत ये पड़ी कि CCPA रेगुलेटरी बॉडी है जो कंज्यूमर एक्ट को रेगुलेट करती है। कैसे, देखो इसमें अंदर भी लिखा हुआ है। ये कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया, और इनका जो काम है वो क्या है, रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब ये पॉइंट्स पे जरा थोड़ा सा ध्यान देना। वायलेशन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर, इस इट मीन्स कहना चाह रहा है कि कंज्यूमर के कुछ राइट्स भी होते हैं, कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं। और ये कंज्यूमर के राइट्स आपने आज नहीं पढ़े, ये आपने क्लास 12 में पढ़ के आए हो। राइट टू हियर है ना, राइट टू बहुत सारे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, ये कंज्यूमर एक्ट में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, वहां पढ़े होंगे। तो उन राइट को अगर कोई इफेक्ट करता है। दूसरा, सेकंड वन इन्होंने कहा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तीसरा, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जैसे कि दावा करना हफ्ते में गोरा हो जाऊं। अब लड़की बेचारी लगा रही है सुबह शाम, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विच अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कंज्यूमर्स
टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड फोर्स राइट ऑफ कंज्यूमर एज ए क्लास। इट मीन्स ये रेगुलेट कर रही हैं देखा जाए तो। अब जब ये रेगुलेट कर रही हैं तो सिंपल सी बात है ये क्या हो गई, रेगुलेटरी बॉडी। क्या बोला मैंने, इनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और इनको बहुत सारी पावर दी हैं, ऑफिसर्स बैठते हैं एंड देयर आर सो मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। इनके पास अलग, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ ना, अभी मैं चैप्टर जैसे कि मैंने बताया टुडे इज़ वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ EBCL कंज्यूमर एक्ट, और मैंने अभी चैप्टर शुरू किया ज़रूर है लेकिन अभी चैप्टर पढ़ाना शुरू नहीं किया। इट्स अ रूट मैप क्लास जिसमें हम पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ चीज़ों को समझेंगे, ये है ये है ये है, लेकिन जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें और डीप में समझेंगे। ओवरव्यू मैं दे रही हूँ। अब CCPA एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये बात समझ में आ गई, जो कि पहले नहीं थी। पहले कब नहीं थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर नहीं थी। अब मुद्दा ये उठता है कि जब ये 2019 में आई तो इसके आने से क्या फर्क पड़ा कि ये रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम पता है क्या है, कोई भी कंज्यूमर के राइट इफेक्ट होते हैं ये एक्शन ले सकती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है ये एक्शन ले सकती है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चल रहा है, कोई इससे गलत फायदा उठा रहा है, गलत तरीके से ऐड कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मान के चलिए किसी ने कोई सामान खरीदा और उस सामान को खरीदने से उसे कोई नुकसान पहुंचा, उसकी नुकसान की भरपाई हो गई तो वो वहां पे रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन वो सामान तो आगे पता नहीं कितने लोगों को बिक सकता है। तो यहाँ पे ये अथॉरिटी जिसको नुकसान, जिसके साथ गलत हुआ उसकी तो भरपाई करेगी, प्लस उसके पास जितना वो सामान पड़ा हुआ है सब उठवा लेगी। ये रेगुलेटरी बॉडी कौन सी, CCPA। तो देखो आप इसमें अलग अलग पावर्स देखोगे, ये कह रही है, अब मैं ओवरव्यू ही बता रही हूँ बस, आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, मान के चलो इनको ये पास सूचना पहुंचती है कि क्या पहुंचती है, तो इंफॉर्मेशन पहुंची है या क्या पहुंची है, कंप्लेंट पहुंची है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है या अपनी मर्जी से सपने में दिख गया इन्हें कुछ भी, ये करेंगी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। क्या वर्ड बोला इन्होंने, और चेक करेंगी वायलेशन हो रहा है क्या, वही सारी चीजें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं है, जो क्या कर रहा है पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहा है। तो एक पावर तो इनके पास इंक्वायरी की आगे कहता है अगर इनको ऐसा लगता है तो ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन। और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें सबूत इकट्ठे होते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं, मेड बाय डायरेक्टर जनरल या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस इंक्वायरी, शुरुआती दौर की इंक्वायरी करने के बाद अगर इनको ऐसा लगता है, अगर इनको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि भैया ये जो यहां पे जो काम चल रहा है, इट मे रेफर सच मैटर टू बी कंसर्न रेगुलेटर अलोंग विद इट्स रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट बना के पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास भेजते हैं। आगे कहता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में कॉल पर्संस, अब किसको बुला लिया जाएगा, उन लोगों को जो कि इस केस में क्या है, इन्वॉल्व है, और उनको बोला जाएगा हमारे पास क्या भेजो, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, फर्दर रिकॉल गुड्स। और देखो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात प्रूव होगी कि इन्होंने क्या करी है, गड़बड़ घोटाला करा है और हमारे पास पुख्ता सबूत है। पुख्ता सबूत का मतलब होता है सफिशिएंट एविडेंस। तो अब वो क्या क्या कर सकती हैं, इनको पावर दी ऑर्डर पास करने की। किसको पावर दी है, अथॉरिटी को, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये देखो, या तो गुड्स या सर्विस, दो ही चीजें होती हैं, या तो इंसान सामान खरीदता है, कोई सर्विस लेता है। रिकॉलिंग गुड्स, विड्रॉल ऑफ सर्विस विच आर डेंजरस, हैजार्डियस और अनसेफ। रिइंबर्समेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिकॉल्ड, परचेजर ऑफ सच गुड्स, और उसको पैसे वापस करवाएंगे, उसका जितना पैसे लिए वो क्या करो, वापस करो, प्लस रोक दो, यहीं स्टॉप करवा देंगे। क्या करवा देंगे, स्टॉप, जो कि अनफेयर है या अफेक्ट कर रहा है। सेंट्रल हैव शैल गिव, ऐसा कुछ भी करने से पहले वो उनको अपनी बात कहने का क्या देती है, पूरा मौका। इट मीन्स CCPA को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा। CCPA को एस्टेब्लिश करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि अगर उनको खुद से ऐसा लगता है, उनके पास कोई कंप्लेंट आती है, उनके पास किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, पुख्ता सबूत इकट्ठे करेंगे और अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। रोक सकते हैं उस काम को करने से, सीज कर सकते हैं, जिसको नुकसान पहुंचा है उसको पूरा भरपाई करवा सकते हैं।
इस तरीके की पावर इन्होंने पेनल्टी, आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी है, सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी पावर्स हैं। देयर आर सो मेनी पावर्स आर देयर। जैसे कोई अगर गलत ऐड हो रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करवा देंगे और पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। और पता है अभी जो मैं आपको एक एंडोर्समेंट पढ़ा रही थी ना, एंडोर्समेंट के अगेंस्ट जो ऐड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन सीसीपीए ले सकती है। तो इसमें आप देखोगे, वेयर सेंट्रल अथॉरिटी डीम्स इट नेसेसरी इट में बाय ऑर्डर प्रोहिबिट द एंडोर्सर of a false or misleading advertisement any product which may extend to 1 year subsequent contravention prohibits such endorsement for making endorsement। मतलब वो रोक लगा सकती है, एंडोर्समेंट करने से के लिए क्या कर सकती है, मना कर सकती है। बिल्कुल चेंजेस होके, और इससे समझ रहे बात को, हाँ ऐसी चीजें। सर्च एंड सीजर कर सकती है, ये सारी पावर्स दी है। वैक्सेशन ऑफ सर्च हो सकता है, देयर आर सो मेनी पावर्स आर देयर। इट मीन्स ये जब मैं सीसीपी आपको पढ़ाऊंगी तो डिटेल में सारी चीजें लिखवाऊंगी। कुल मिला के आप मुझे बताइए, जो 2019 एक्ट आया उसके अंदर 2019 एक्ट के अंदर जो नई चीज आई है वो क्या आई है, ऑथोरिटी। पहले क्या था, अब वो पहले की मैं बताती हूँ। मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर किसी के साथ गलत हो जाता है तो होने के बाद वो केस फाइल कर सकता है, कहां पर, कंज्यूमर कोर्ट्स के पास। कंज्यूमर कोर्ट सेटअप पहले भी थी, कंज्यूमर कोर्ट सेटअप आज भी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट मींस प्रिवेंटिव राइट्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स थी, ताकि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे आपने एक ऐड भी सुना हो, जागो ग्राहक जागो ऐड आते हैं ना, तो दीज आर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। वो पहले भी थी, वो अब भी है। लेकिन जो नई चीज इन्होंने बेसिकली ऐड करी है वो की है सीसीपीए पावर्स, ऑर्डर पास करने की और एस्टेब्लिशमेंट, उसका कंपोजिशन, ये सारी चीजें। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि जब पढ़ाते हुए थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है और चीजों की डीप स्टडी करते हैं तो पेपर को ध्यान में रखते हुए, कोर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये पता चल जाता है कि कहां से किस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। इस एक्ट में 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछने की स्कोप बहुत ज्यादा है। जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्वेश्चन आता है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन से आता है। सेकंड प्रेफरेंस होती है डेफिशिएंसी इन सर्विस और डिफेक्ट इन गुड्स से केस स्टडी आ सकती है। और तीसरा रेयर चांस है, मुझे लगता नहीं एग्जामिनर पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सीसीपीए से पूछ सकता है। ये 3 प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आ सकते हैं। ये चैप्टर आज तो आप 2019 एक्ट के नाम से पढ़ रहे हो, 1986 जब से हमारा सिलेबस चल रहा है, मैं भी काफी लंबे टाइम से इसे देख रही हूँ, 3-4 सिलेबस से तो मैं भी देख रही हूँ। तो ये एक्ट हमेशा ही रहा है और अब भी है और आगे भी शायद ये रहेगा, क्योंकि ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता है जो कि एक नॉर्मल एज ए लॉ स्टूडेंट आपको तो पता ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके ब्रॉडर नॉलेज के लिए मैंने कहा था इंडिया के अंदर कंज्यूमर्स के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए एकमात्र यही कानून नहीं है। ये कंज्यूमर लॉ का एक हिस्सा है जरूर, जिसमें एक बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा और आपने खुद नोटिस भी किया होगा कि आप किसी बाहर आउट स्टेशन पे घूमने के लिए गए और वहां पे आपने कोल्ड ड्रिंक पी और उस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर रेट पड़ा है 25 और आपसे लिए 30। आप वहीं लड़ जाते हो, आप कहते हो भैया इस पे 25 एमआरपी पड़ा, आप 30 रुपए चार्ज कर रहे हो। तो आप लड़ तो जाते हो लेकिन आपके पास कोई हथियार नहीं होता, आपको कानून की जानकारी नहीं होती। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत अगर कोई भी प्रिंटेड प्राइस के ऊपर ओवर चार्ज करता है तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत केस कर सकते हैं। इट मींस कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर लॉ सिर्फ एक ही नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही, आपको दूसरा मैंने लिंक करके क्या बताया, कंपटीशन लॉ बताया, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा कंज्यूमर को फायदा होगा। कैसे कैसे बताइए जल्दी से। ऐसे कि मान के चलिए आपने कई बार देखा होगा, आपने कई बार एक चीज देखी होगी कि आपको सपोज यहां से V3S तक रिक्शा में जाना है, आप नीचे पहुंचे, आपने कहा भैया V3S जाना 1 किलोमीटर पड़ता है, 1.5 किलोमीटर, कितने रुपए लोगे? उसने कहा 250 रुपये। आपका दिमाग घूम गया, 250 रुपये, 250 रुपये में तो मैं प्लेन से चला जाऊंगा V3S, बहुत ज्यादा ले रहे हो भैया। 2-4 बातें सुनाई कि जाओ जाओ। अब बच्चियां दोनों सहेली अपना आगे पहुंची के 250 में तो हम एक टी शर्ट ले आएंगे, 250 रुपये से क्यों देंगे। फिर आगे पहुंची, फिर दूसरे वाले से पूछा भैया V3S जाना कितने रुपये? 250 रुपये।
लड़की का फिर दिमाग खराब हो गया कि रहने दे तू। तीसरे वाले के पास पहुंची कि भैया V3 जाना है, कितना? 250 रुपये। उन्होंने पूरा कार्टेल बना रखा है, जत्था बना रखा है, और वो उससे 1 रुपये कम चार्ज नहीं करते। गलत है कि नहीं है? अब कार्टेल कई तरीके से बन सकते हैं। अब मैं आपके नुकसान की बात कर रही हूँ। मान के चलिए इंडिया के अंदर कार्टेल बन जाता है कि जो टीचर साउथ के वो साउथ में रहेंगे, जो नॉर्थ के वो नॉर्थ में रहेंगे, जो ईस्ट के वो ईस्ट में रहेंगे। ना नॉर्थ वाला ईस्ट में पढ़ाएगा और ना ईस्ट वाला नॉर्थ में आएगा। लाइन खींच ली कि तुम वहां पढ़ाओ कि हम तो कंपनी लोगों की फीस 20,000 चार्ज करेंगे। मैंने करो, हम 25 करेंगे। अब बताओ क्या होगा? बताइए ना। नॉर्दर्न रीजन के बच्चे, ईस्टर्न रीजन में ईस्टर्न रीजन के बच्चे, सदर्न रीजन में सदर्न के, और टीचर एक दूसरे के बच्चे नहीं पढ़ाने दे रहा। बताइए इससे क्या दिक्कत होगी? मनमानी फीस चार्ज होगी, बच्चों के साथ गलत होगा ना। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आपके राइट को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट। इट मीन्स अब आज की डेट में क्या है, चाहे बच्चा कहीं का भी है, जिसको जिससे अच्छा लगेगा वो वही पढ़ेगा। तो इससे ज्यादा क्या होता है? कंपटीशन क्रिएट होता है। हर चीज में बढ़ोतरी हुई है बच्चों, हर चीज में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बस एक चीज में नहीं हुई, वो है फीस में। अब से 10 साल पहले भी यही थी, फाउंडेशन की फीस यही थी, अब से 10 साल पहले भी यही थी और आज भी यही है। तो हर चीज में महंगाई बढ़ी है, लेकिन फीस अगर उसी हिसाब से बढ़ती ना, अब से 10 साल पहले जो फीस थी ना, अगर उसी लेवल से फीस बढ़ती तो आज आपकी फीस इतनी नहीं होने वाली थी। क्योंकि जो फीस आज है वही फीस आज से इतने साल पहले थी, 10 साल पहले की बात बता रही हूं मैं। तो हर चीज में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कोचिंग फीस में बढ़ोतरी नहीं हुई। पूछिए क्यों? ड्यू टू द कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से। और कुछ बच्चों का फायदा भी है। मैं तो चाहती हूँ और ज्यादा कंपटीशन, और कम फीस हो, और कम फीस हो, और कम फीस हो। और एक बार तो हमने फ्री तो अभी नहीं हो सकती, फ्री होगी लेकिन अब से 20 साल बाद फ्री। टेंशन मत लेना तुम, फ्री बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बार तो हमने मार्केट ही खत्म कर दी, क्रैश कर दी। हमने 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट। अब क्या होगा कि वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। तो इट मीन्स सिंपल सी बात है कि मुद्दा ये उठता है, अभी नहीं है, कभी कोई बच्चा बाहर जाके अभी रिसेप्शन पे लड़ने लगे कि 2,000 रुपये पर सब, वो बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो इट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जितना ज्यादा कंपटीशन होता है उतना ज्यादा फायदा किसको होता है? कंज्यूमर को। तो पहला कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा कानून बताइए कंपटीशन लॉ, आपको पढ़ना है। तीसरा कानून अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। कौन सा? चौथा सुनो, मान के चलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी होती है, शुगर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, हर 5 किलोमीटर में आपको जो स्मेल आती है ना, कई बार तो क्या होता है जब कोई मान के चलो घूमने जा रहा है, मान चलो आप हरिद्वार जा रहे हो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप यहाँ से निकले तो मोहननगर गए, मोहननगर से मुरादनगर गए, मुरादनगर से आप धीरे धीरे मोदी नगर की तरफ बढ़ रहे हो। अब आपको स्मेल आ रही है, एक दूसरे को देख रहा है, यार गाड़ी में पंचर हो गया, गाड़ी में स्मेल होगी, खाना तो नहीं सड़ रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो किसकी स्मेल होती है? शुगर इंडस्ट्री की। अब मोदी नगर क्रॉस करके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मोदीपुरम आ जाती है, वहां भी शुगर इंडस्ट्री है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर शुगर इंडस्ट्री है, फिर शुगर इंडस्ट्री है, फिर शुगर इंडस्ट्री है। इट मीन्स जब तक आप वहां पहुंचोगे शुगर इंडस्ट्रीज है। अब चीनी होती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप समझिए इस बात को, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी मैं आपकी नॉलेज भी अपडेट कर देती हूँ। कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता चीनी होती कैसे है। मैंने कहा बेटा व्हाट डू यू मीन बाय चीनी? अब बच्चा कहता है मैम चीनी इज मेड बाय माय मॉम। मैंने कहा कैसे? कि मैम दूध में मिला के दे देती है, चीनी बन गई। फिर मैंने उससे पूछा बेटा तो शक्कर और चीनी में क्या अंतर होता है? बोलता है मैम मॉडर्न मीठा इज इक्वल्स टू चीनी। हाँ, मॉडर्न मीठा इज इक्वल्स टू चीनी और गांव का मीठा इज इक्वल्स टू शक्कर। मैंने कहा क्या बात है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट एक्चुअली, क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, तो इट मीन्स बच्चों को आइडिया ही नहीं कि व्हाट यू मीन बाय चीनी एंड व्हाट यू मीन बाय द शक्कर। कई बार स्टाइल में चीनी को शक्कर बोलने लगते हैं। सुनिए आप, ये जो सीरियल वाले हैं ना, देखना आप कभी, मतलब जिस बच्चे को नहीं पता अब वो और कंफ्यूज हो गया, बोलते हैं ना चीनी को थोड़ी शक्कर मिलाओ, वो गर्म पानी रखते हैं केटली में और फिर स्टाइल में चाय बनाते हैं, वो सब बकवास होती है। और बोलते थोड़ी शक्कर कम है, शक्कर डालो। अब बच्चा हो गया कंफ्यूज, छोटा बच्चा, उसे बेचारे को पता ही नहीं चीनी और शक्कर में क्या अंतर है। वो शक्कर को चीनी और चीनी को शक्कर समझो, जबकि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चीनी एंड शक्कर इज इंग्लिश मीठा चीनी और गांव वाला मीठा शक्कर। ऐसा नहीं है,
उसमें प्रोसेसिंग में अंतर आ जाता है। ये आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में पढ़ना है, एक्चुअली मैंने भी उसी में पढ़ा था और प्रैक्टिकली भी देखा था। वो आप पढ़ोगे, अलग अलग फैक्ट्रीज होती हैं, जो लार्ज स्केल फैक्ट्री होती है जहाँ बड़ी मशीन होती है, वहाँ पे जो है चीनी बनती है। अब हमारे इंडिया में वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्रशर का। क्रशर होते थे पहले, शुगर फैक्ट्री, क्रशर एंड द थर्ड वन इज अ कोल्हू। अब हमारे देश के अंदर कोल्हू है और शुगर फैक्ट्री है। क्रशर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। व्हाट डू मीन बाय द क्रशर? हिंदी में आम भाषा में कलेशर बोलते हैं, लेकिन वो क्रशर होता है एक्चुअली इंग्लिश में। बात ये है, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। क्रशर इंग्लिश का शब्द है। अब अंग्रेज हमारे देश से गए, हमारे देश में व्यापार शुरू हुआ, क्रशर ही बोलते थे, लेकिन इंग्लिश की कैसे हम किस तरीके से इंग्लिश को अपनी भाषा में कैसे बोल सकते हैं, तो उसे कलेसर बोलने लगे। क्रशर इज इक्वल्स टू कलेशर। अब समझो, डिक्शनरी में ढूंढो व्हाट डू मीन बाय द कलेशर, व्हाट डू मीन बाय द कलेशर। अब वही जान सकते हैं जो बोलते हैं, यस और नो, बट द एक्चुअल मीनिंग इज क्रशर। सो जो क्रशर में नॉर्मल खांड जिसे बोलते हैं वो निकलती है, और शुगर फैक्ट्री में अलग अलग तरीके की चीनी आती है। बहुत मोटी चीनी आप देखते हो, दैट इज द मेन, वो महंगी होती है, फिर उससे सस्ती, उससे सस्ती, उससे सस्ती। सबसे ज्यादा हानिकारक चीनी होती है जो सबसे मोटी होती है। अगर आपको बिल्कुल प्योर जहर खाना है तो मोटी चीनी खाओ। हाँ बिल्कुल 100%। तो इट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैंने कहा शुगर इंडस्ट्रीज, मोस्टली शुगर इंडस्ट्रीज इन पश्चिम उत्तर प्रदेश, एंड सपोज जम्मू कश्मीर आप घूमने के लिए गए, आपका चाय पीने का मन है, अब वहां पे पूछे भैया चाय बना दो, अब चाय वाले ने चाय बनाई और एक दाना चीनी का डाल दिया। अब आप कह रहे हैं भैया चीनी सही से डाल, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल करीब, दिल्ली में आपके यहाँ तो चीनी बढ़िया मिलती है। उसने कहा भैया चीनी का एक ही दाना है, 1 दाना इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, 2 दाना इज इक्वल्स टू 2 रुपीज, देख लीजिए आप। उसने कहा भैया अगर तू दाने के हिसाब से चीनी डाल रहे कि बिल्कुल, क्योंकि मेरे को चीनी मिलती है 200 रुपीज पर केजी एंड मैं पॉइंट के हिसाब से ही डालता हूँ। अब मूड खराब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये तो पार्शियलिटी हो गई ना, दिस एंड चीनी इज इक्वल्स टू एसेंशियल कमोडिटी। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में बहुत दिक्कत होती। एक कानून कंज्यूमर, अब ये कंज्यूमर के साथ गलती तो है कि कुछ किसी भी प्राइस पे कोई भी सेल कर रहा है। जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जो प्राइस होता है एसेंशियल कमोडिटीज का, शुगर इंडस्ट्री में तो शुगर बनती है, खैर जो भी एसेंशियल कमोडिटीज है उनके जो प्राइस तय किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा तय किए जाते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एंड लाइसेंस दिए जाते हैं शुगर इंडस्ट्रीज के। ऐसे नहीं है कि आपका आज मन करा कोचिंग से जाते जाते चल भाई शुगर इंडस्ट्री लगाएंगे, ऐसे नहीं होता। इट्स अ प्रोसीजरल वर्क एंड टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो इट मीन्स, अब बताइए एक्ट कितने हुए? पहला कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर एक्ट में भी 2 थे। वन इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 86 से पहले की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। सेकेंड वन इज अ 2019, थर्ड वन इज अ कॉम्पिटिशन लॉ, फोर्थ वन इज अ लीगल मेट्रोलॉजी एंड फिफ्थ वन इज अ एसेंशियल कमोडिटी। आर यू गॉट द पॉइंट? एंड ऑल ऑफ द चैप्टर्स इन योर सिलेबस, ये सारे, लेकिन हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग है। इसेंशियल कमोडिटी का ऑब्जेक्टिव है इसेंशियल कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट एट अ फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एट अ फेयर एंड इक्विटेबल प्राइस। सबका साथ सबका विकास। कानून का नाम देखिए, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, 1955। इट मीन्स इंसान की सबसे बड़ी नेसेसिटी होती है खाना, तो इसके ऊपर सबसे पहले कानून बनाया गया ताकि काला बाजारी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। आप देखते हो ना कभी कभी प्याज महंगी हो जाती है तो दुकानदार प्याज ही छुपा लेता है, कहता है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। टमाटर, टमाटर, अब टमाटर की, अब देखिए टमाटर महंगा हो गया, अब टमाटर को घरों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे सेब खा रहे हो, सब्जी में टमाटर की जगह टमाटो सूप आएगी अब, क्योंकि टमाटर ऑब्वियस, सलाद में टमाटर मिल सकता है। मतलब आप किसी के यहाँ गेस्ट, ऐसे गेस्ट गए और वो टमाटर में, सलाद में टमाटर दे रहा है तो अमीर आदमी है दिल से, यस और नो? क्योंकि बहुत कॉस्टली हो गया है। तो सिंपल सी बात है कि अब उसकी क्या है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो कई बार जो प्राइस रेस किए जाते हैं ना, वो मार्केट वाले लोग ही रेस कर देते हैं। आपने एक बार देखा होगा प्याज, आप तो उस टाइम होंगे भी नहीं एक्चुअली, हमारे देश के अंदर जब परमाणु बम का जो वो हुआ था, टेस्टिंग हुई थी, तो उस समय प्याज बहुत महंगी हो गई थी, 100 रुपये किलो। थे आप उस टाइम? झूठे आप होंगे ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकती आप होंगे। होंगे तो आप ज़्यादा 1 साल के होंगे। हाँ,
तो उस समय आप बहुत ही छोटे होंगे, प्याज 100 रुपए किलो हो गई थी, अब की बात नहीं कर रही हो, अब से बहुत साल पहले की बातें कर रही हो। तो ब्लैक मार्केटिंग हो जा क्या, वहां पे प्याज का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हुआ था पोखरान में, तो इस वजह से प्राइस के रेट हाई हो गए थे। तो मुद्दा ये उठता है कि एसेंशियल कमोडिटीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एट अ फेयर एंड फेयर मार्केट प्राइस। आपने देखा बहुत सारी जगह राशन मिलता है, दैट इज एसेंशियल कमोडिटी। सो इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो कंज्यूमर एक्ट 2019 अभी मैं बता रही हूं, इसमें जो मेन चीज अब हमारी नजर आएगी, ये देखिए, व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। व्हाट इज द प्रीएम्बल? प्रीएम्बल क्या कहना चाह रहा है? प्रीएम्बल का क्या कहना है? प्रीएम्बल कह रहा है प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन इंटरेस्ट, प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। एंड दूसरा, एस्टेब्लिश ऑथोरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। पहला प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, एज यूजुअल पहले भी थी अभी थी। दूसरा, एस्टेब्लिश ऑथोरिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोरिटी हियर? बताइए ना। सीसीपीए, सीसीपीए मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। आगे, सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे इसमें देखोगे सारी बिल की कहानी दी, आप अगर अपने लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। अब आज की डेट में रात को 12 बजे बच्चे के मन में आया क्या कि मुझे तो शॉपिंग करनी है, बस फोन लेके बैठ गई, टक 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 फ्लिपकार्ट, ये काट वो काट, अम्मा जान वम्मा जान सब खोल लिया और उस पर से सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया। अम्मा जान मतलब अमेजोन, Amazon, ओके। सो उसमें अब ई कॉमर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया। अब लड़की ने रात को अपनी ड्रेस ऑर्डर करी, सुबह पार्टी में जाना था, वो जितनी देखने में सुंदर थी उसका 1% भी नहीं थी। मूड खराब हो जाएगा ना, यस और नो, और पार्टी भी स्पॉइल हो जाएगी। इट मीन्स अब उसको आया गुस्सा, उसने कहा इसके अगेंस्ट तो मैं एक्शन करूंगी। क्या एक्शन करूंगी कि हाँ, अगर ये एक्ट नहीं होता तो जो आप फटाफट से रिटर्न डाल देते हो ना और आपको रिटर्न आराम से हो जाता है, वो उनकी मजबूरी है रिटर्न लेना। नहीं समझ में आ रहा? आप जितने खुश होते हो ना, ठीक है पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद क्या कर देंगे। हालांकि उनकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और कुछ लोग तो इतना गलत फायदा उठा लेते हैं। कई बार फ्लिपकार्ट का उससे साड़ी मंगवाई, फोटो शूट किया और वापस कर दी। जूते मंगवाए, अरे इंडिया में जुगाड़ बहुत चलते हैं, बहुत सारे लोग यही काम जुगाड़ से कर रहे हैं कि शादी में जाना, एक ड्रेस मंगवाई पहनी, देखो कितना मेरे साथ में ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं, सब चीजें पता है। ड्रेस मंगवाई पहनी, शादी करी, फिर वापस रिटर्न कर दी। ऐसा भी करते हैं, लेकिन ऐसे कितने % लोग होंगे? 90%? 90% तो नहीं है, पर मैं मान सकती हूँ 2% लोग ऐसे होंगे, क्योंकि इतने खाली वही हो सकते हैं। ईमानदार भी है हिंदुस्तान, हाँ आपके जैसे, तो ईमानदार लोग भी बहुत है। तो ई कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो 2000 एक्ट में सबसे ज्यादा इस पे फोकस किया गया है। डायरेक्ट सेलिंग, आप देखो कई बार बहुत सारे आउटलेट्स में आप जाइए, लेवी स्ट्रॉस के आउटलेट में आप जाओ, जीन्स पूछो कितने की, उसमें टैग लगा होता है, बाहर लिखा हुआ है हैवी डिस्काउंट। अब आप जानते हो, लड़की अगर गाड़ी चला रही हो और रास्ते में कहीं भी आउटलेट वाला बड़ा सा बोर्ड रख देना हैवी डिस्काउंट, तो वो नहीं देखती पीछे कुछ होगा नहीं होगा, ब्रेक वहीं रास्ते में ही ब्रेक लग जाते, चाहे पीछे जाम लग जाए, किसी की गाड़ी ठुक जाएगी, क्यों रोकी, दिख नहीं रहा हैवी डिस्काउंट। तो इट मीन्स सिंपल सी बात है, लेवी स्ट्रॉस के आउटलेट में आप जाइए, हैवी डिस्काउंट, जाके देखते जीन्स कितने की, 2000 की, कहाँ 6000 की थी, 4 में मिल रही है, दिस इज ए हैवी डिस्काउंट। ऐसे ही होता है, आप कभी देखना, फिर उनसे कहते भैया ऑनलाइन तो इतने, वो फर्जी होगी, खुद ही बोलते हैं फर्जी होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग। वो क्या है? सुबह से शाम तक एक आउटलेट में बंदा बैठा है, और अच्छा कई बार ये भी होता है कि तो बहुत सस्ता मिल रहा है, दिस वन इज अ फ्रेश अराइवल। ओके, कितना अच्छा पॉइंट होता है फ्रेश अराइवल, कि फ्रेश कौन से, इसमें से खुशबू आ रही है, फ्रेश ही फ्रेश है, जो कपड़े पहन लो सब फ्रेश, ये छोड़ लो, बोलते हैं ना दिस वन इज अ फ्रेश अराइवल। तो मैं तो बोलती हूँ बेड अराइवल ला दो, फ्रेश नहीं चाहिए, बेड वाला ला, कितना सस्ता है। उनका बेड कुछ ऑप्शन नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता, वो सेम वही प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली।
अब आउटलेट ओपन कर रखा है, आपने कुछ आउटलेट्स देखे होंगे बहुत सारे मॉल में, डीमार्ट जो ये होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, देयर आर सो मेनी आउटलेट्स आर देयर एंड उसमें कुछ कोई लगता ही नहीं कि कोई जाता है, बस जैसे घूम के गए आए और आ गए वापस, यस और नो। तो उन्हें देख के ऐसा लगता है चल कैसे रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं, पैसा उसमें लगा हुआ है, टैक्स में काम होता है, टैक्स प्लानिंग में काम आ जाता है कि एक आउटलेट से लॉस शो हो रहा है तो वो सेट ऑफ हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो इट मीन्स यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट आया ई कॉमर्स के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग, इस पे भी यहाँ पे बहुत काम किया गया है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। तीसरी नई चीज बताना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगला पॉइंट देखो, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, कि वो फेयर एंड हैंडसम शाहरुख खान ऐड करता था जिसका, अब ऐड भी कौन कर रहा है, समझिए ना बात को। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब है जो प्रोडक्ट आपने बेचा है उसकी जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज अ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, दायरा क्या रहेगा। नेक्स्ट वन इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड एडीआर। एडीआर का मतलब है एक ऐसा रास्ता जो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में कोई केस चला गया तो कोर्ट कहती है मध्यस्थ मार्ग से आप इस केस को रिजॉल्व कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय द मध्यस्थ मार्ग? मीडिएशन, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसे केस को खत्म कर लो, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हो। तो यहाँ पे वो भी कोशिश की जाती है, अगर सॉल्व नहीं होता देन प्रोसीड कर देते हैं। तो ये भी एक नई चीज आई है क्योंकि टाइम सेविंग होती है। हर इंसान की कीमत जो है वो पैसे से ज्यादा बड़ी कीमत समय होता है, तो सब चाहते हैं कि समय की कीमत ज्यादा हो। अच्छा, समय की कीमत अब और ज्यादा क्यों हो गई है? कैसे? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, एकदम टू द पॉइंट बोल रहा है। समय की कीमत इसलिए ज्यादा है कि पुराने टाइम में इंसान 100 साल जीता था जनरली, अब 30 साल तो वैसे ही कम हो गए, 70 रह गए, अब 40 और कम हो गए, 60 रह गए। कि क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि 1 बर्गर डेली, 1 पिज्जा डेली इज इक्वल टू 60 ईयर्स एज, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। साथ में मोमोज का ब्रेकफास्ट हो, कुछ लोग तो कुछ लोगों की आंख खुलती है और सीधा कढ़ाई में मुंह दे लेते हैं, आंख खुलती है, उनका ब्रेकफास्ट ही वैसे होता है। तो इट मीन्स अब जिस तरीके की खान पान होगा, जैसे कि आपका अपनी फिटनेस, वैसी चीजें हो जाएंगी। तो अब एज कम हो गई है, ये प्रैक्टिकल सी बात है, एज कम हो गई है, एज कम हो गई तो समय की कीमत और ज़्यादा बढ़ गई ना। तो इसीलिए समय की कीमत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ के इट्स बेटर यू गो फॉर मध्यस्थ मार्ग, मीडिएशन। मीडिएशन सेल्स होती हैं। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर का मतलब होता है, एडीआर भी एक ब्रॉडर टर्म है। एडीआर कॉन्सेप्ट आप आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट में भी पढ़ोगे, जेआईजीएल में। एडीआर का मतलब होता है alternative dispute resolution mechanism. Without going to the court, you have to resolve your queries, resolve your suits, disputes. मतलब आपको कोर्ट नहीं जाना, कोर्ट के बाहर रह के ही केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके कई सारे मेथड है, वन इज आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन। तो वो एडीआर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एक्चुअली, इट सेल्फ कवर आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन एंड मीडिएशन। आर यू गुड द पॉइंट एवरीबॉडी? So these are the concepts which are introduced in the main features उन्होंने बताई है, जो कि किस में इंट्रोड्यूस करी है उन्होंने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हैं। देखो एक चीज़ और समझो, अगर CS जल्दी बनना है तो बहुत चीज़ों को स्मूथ लेना पड़ेगा। स्मूथ मतलब जब पेपर देता है ना बच्चा, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ और उन हर बच्चों का बता रही हूँ, अगर पेपर में पास होना है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, ना कि रट्टाफिकेशन। क्योंकि एग्जाम में रटा हुआ कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ समझी हुई चीजें याद रहती हैं। क्लास का पर्पस होता है, ऐसा नहीं आप ये एक्ट खुद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन जितने अलग अलग तरीके से मैंने आपको इसे लिंक कर दिया। देखिए मैंने आपको कंपटीशन लॉ की बात भी करी, यहाँ पे मैंने एसेंशियल कमोडिटी की बात करी, मैंने लीगल मेट्रोलॉजी की बात करी, मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करी, मैंने यहाँ पे 2019 की बात करी, मैंने यहाँ पे आर्बिट्रेशन की भी आपके साथ बात कर ली। जितनी सारी चीजें मैंने आपको मगअप करा दी, चीजें कनेक्ट कर दी, शायद आप खुद नहीं कर पाते। यही एक वजह है कि जब क्लासेस के बाद एग्जाम देते हैं तो एग्जाम पास होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रेक लेके।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जैसे आप ईबीसीएल की बात कर लो, अब ईबीसीएल में अलग अलग तरीके के कानून हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी लॉज भी हम पढ़ेंगे, अब इंटेलेक्चुअल लॉज भी आ गए हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें भी आ गई हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर एक्चुअली, क्योंकि आपको काम इसी में ही करना है। आप इसको ऐसे मत समझो कि मुझे रटना है, आप चीज़ों को समझ के भी चलो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मगअप करके, बहुत ज़्यादा रटाफिकेशन करके एक बार को आप पास हो भी गए और अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रही, तो आगे चल के आपको दिक्कतें आएंगी। तो मैं दोनों, हालांकि मैं दोनों चीज़ों पे काम करती हूँ। जब मैं चैप्टर कराती हूँ तो क्रक्स नोटिंग भी कराती हूँ, चीज़ों की आपको मैंने बेसिक ब्रॉड नॉलेज भी दी, मैंने एक एक्ट की बात नहीं करी, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी तो पेपर पास करने में आसानी रहेगी। आर यू गॉट द पॉइंट? तो चीज़ों को रटो कम, स्ट्रेस कम लो, चीज़ों को समझो और ऐसे सोचो कि जैसे प्रैक्टिकली लीगल ऑफिसर मुझे ही काम करना है, और करना भी है। ये सच्चाई भी है कि इन फ्यूचर यू आर अपॉइंटिंग एज कंप्लायंस ऑफिसर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो वहां पे जाके आपको इन्हीं पे ही काम करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी है। तो आप इन्हें ऐसे मत समझो कि मेरा कोर्स है, ये मुझे याद करना है, इससे मुझे पेपर पास करना है। आप इसे ऐसे लो कि मुझे ये चीज़ें समझनी है और मुझे इन फ्यूचर ही मेरी रोजी रोटी है, इसी से ही मेरी आगे की लाइफ चलनी है। जब आप ऐसा सोच के पढ़ोगे तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस कब होता है? इंडेक्स को लिए 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 5, इतना सारा आज नहीं हो सकता, बस हो गया दिमाग खराब। ये क्यों सोच रहे हो इतने चैप्टर है? ऐसे सोचो, फर्स्ट चैप्टर 1 लाख, दूसरा चैप्टर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अच्छा 20 एक्ट 50 लाख। अब मोटिवेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये सोच के चलो, एक एक्ट पढ़ रहा हूं, ये कभी ना कभी मुझे जिंदगी में 1 लाख तो दे ही देगा, और इससे तुम करोड़ों कमाओगे। आप ये समझो ना, ये क्यों नहीं समझते? आपने ABCD नर्सरी क्लास में पढ़ी, नर्सरी क्लास में पढ़ के आज तुम उसका काम ले रहे हो, अभी तक पढ़ रहे हो। जो चीजें तुम आज यहां पढ़ोगे उसे ताउम्र पूरी जिंदगी उससे कमाओगे। आप चंद कुछ फीस देते हो, 20,000, 30,000, 40,000, लेकिन हम आपको 40 करोड़ का बना के भेजते हैं। उसके बाद भी बच्चे अगर कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो आप समझ रहे हो, हाई लग जाती है टीचर की। हैं, टीचर ने कितना कुछ आपको दिया। ज्ञान तो हमेशा बांटने से ही बढ़ता है, ये हमारे सब जगह लिखा हुआ भी है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, डोंट टेक स्ट्रेस, बी फोकस। जो बताया जा रहा है उसे समझो, फिर उसे पढ़ोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि ये लेवल स्ट्रेस का नहीं है। यहाँ कोई 99% या 100% नहीं लाना। अगर मैं ये सोचने लगूँ सुबह ही निकलते हुए घर से कि यार मुझे पूरे दिन पढ़ाना है, पढ़ाना मतलब समझ रहे हो, पढ़ना पढ़ाना एक ऐसी चीज होती है कि किताबें पढ़ना, जो कोई देखता है वो ये बोलता है पूरी जिंदगी पढ़ना है क्या? हमें लगता ही नहीं पढ़ना है। वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमारा वर्क है ना? तो आपको भी इसे अपनी जिंदगी में ढालना होगा। इट्स योर पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट इवन टू कंप्लीट CS, कबाड़े 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 किताबें भेज दी, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है फ्री, और आपने अपनी पूरी जो रह के वो फ्री कर ली, खाली कर ली कि अब नई किताबें आएंगी या अब पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। आपको किताबों से प्रेम करना पड़ेगा, आपको इसमें डूबना पड़ेगा, आपको इसे समझना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास कोई JCB तो है नहीं कि किराए पे चला दोगे, खुद ना जाके JCB भेज दी, या आपने कोई दुकान खरीद ली, वो किराए पे चल रही, किराया किराया रहा है। भाई साहब, आपको तो अपनी ही मेहनत से, अपनी ही नॉलेज से, जितनी बेटर नॉलेज होगी, सर्विसेज देनी है। यू आर इन सर्विस सेक्टर, यस और नो? जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे, जितनी ज़्यादा अपनी नॉलेज एनहेंस करोगे, जितने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ोगे, उतना आपको इनकम होगी। जितना कम अपने ऊपर काम करोगे उतनी कम इनकम होगी। कई बार हम सोचते हैं कि हम कई बार ये सोचते हैं ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, लेकिन जो ऊपर वाला है वो सब देखता है और वो उसी के हिसाब से देता है। उसको पता है इसने इतना काम किया, इसको इतना ही मिलना है, इससे ज़्यादा नहीं मिलना। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई अटेम्प्ट है, आप समझो जरा एक बात को, आप CS कोर्स कर रहे हो तो उसमें ना ये उम्मीद लेके चलता है कि 2024 चल रहा है, 2025 चल रहा है, 26 तक CS बन जाऊंगा। तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हार्ड वर्क। लेकिन बच्चे में स्ट्रेस कब आता है? आज की डेट में हर इंसान की यही चॉइस है कि कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा रिवार्ड, ज़्यादा चीज़ें, जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए। भाई आप ये सोचो यार, इतना बड़ा कोर्स है, इतने एक्ट्स हैं, इतनी सब चीज़ें हैं, महासागर है, इसे पढ़ना है और आपको आपकी एक गलती की वजह से कंपनी को करोड़ का नुकसान हो सकता है। कंपनी में 50 लाख की पेनल्टी लग सकती है, 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है, 2 लाख की पेनल्टी लग सकती है, 5,000 रुपये रोज की डिफॉल्ट की पेनल्टी है AGM की। एक महीने आपने डिफॉल्ट कर दिया, 1.5 लाख सीधे हो गए, सैलरी खत्म, जीरो। घर क्या लेके जाओगे? लौट के बुद्धू घर क्या है, जान बची तो
ये 96 सही से पढ़ा नहीं था, ये क्या तरीका हुआ? इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज। तो आप ये समझो कि आप जिस कुर्सी पे बैठोगे उस कुर्सी पे इसीलिए बैठोगे क्योंकि आपके पास कुछ नॉलेज है, और इस फील्ड में तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, अब नॉलेज कैसे आती है? नॉलेज कभी भी एक दिन में नहीं आती, इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स सम टाइम। ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ जाएगी। आज सपोज आप डांस सीख रहे हो, एक दिन में आ जाता है, इट टेक्स सम टाइम। आप ड्राइविंग सीख रहे हो, टाइम लगता है, स्किल है ये, इसमें समय लगता है, और एक समय पे आके सब चीज़ें सेटल हो जाती है। तो आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, तो आप अगर मुझे अपने आप से कंपेयर करोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बहुत समय लगेगा, इतना तो लगेगा ही जितना मुझे लगा। अगर रेगुलर पढ़ाई करोगे तो, नहीं करोगे तो और ज़्यादा लगेगा। तो इट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ हर बच्चे को कि स्ट्रेस नहीं लेना, इस कोर्स में आए हो, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, चीज़ों को समझना है, और समझ के पढ़ोगे तो अपने आप ही पेपर पास हो जाएगा। लेकिन खाली हर टाइम ये सोचते रहना, अरे बस इस बार पास होना, इस बार पास होना, इस बार पास होना, इस बार पास होना, तो नहीं होते। ये सोचो, ये प्लान बनाओ कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे चैप्टर्स कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे और अच्छा करना है, कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर आपके पास बुक्स है तो एक्ट्स को सेल्फ रीड करो, खुद से पढ़ो, जो पढ़ाया गया उसे फिर से रीड करो, मतलब हैबिट डालिए, अपनी आदत डालिए पढ़ने की। आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन हम बस ये सोचते हैं कि इस अटेम्प्ट में अब की बार ये, ऐसा मत सोचो। देखो, मैं भी जब घर पे अपने सुबह जगती हूँ तो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि आज मेरे को काम क्या करना है, कितना काम करना है, मुझे किस फील्ड में वर्क करना है, मुझे किस सब्जेक्ट में वर्क करना है, मुझे आज क्या नई चीज़ पढ़नी है, मुझे अपने आप को कैसे डेवलप करना है। हर रोज एक इच्छा रहती है कि कैसे अपने आप को और ज़्यादा काम किया। सबसे बड़ा डिमोटिवेशन मैं आपको बताती हूँ मुझे किस दिन होता है, जिस दिन मैं पूरे दिन में कोई ऐसा काम नहीं कर पाती कनेक्टेड टू माई स्टडी, तब मुझे लगता है पूरा दिन खराब हो गया। मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे अलावा कोई और कर सकता है, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती कि जब मेरे अलावा कोई और कर सकता है तो मैं उस पर क्यों ध्यान दूँ। मैं ऐसी चीज़ पे ध्यान दूँ जो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। आर यू गॉट द पॉइंट? कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम पेड करके करवा सकते हैं। अब XYZ सपोज खाना बनाने में आधा घंटा लगता है, या कोई कपड़े वॉश करने में 1 घंटा लग रहा है, और मुझे पता है 1 घंटा अगर मैं स्टडी करूंगी तो मेरे लिए कितना बड़ा वैल्यू एडिशन है, या 1 घंटा मैं वीडियो बनाऊं तो कितना बड़ा वैल्यू एडिशन है, तो मैं इस काम को खुद क्यों करूंगी? मैं तो ऑब्वियस सी बात है उसे हायर करूंगी। इसी तरीके से आप भी सोचो। अब आप काम को हायर तो नहीं करा सकते, आप दे तो नहीं सकते, लेकिन अवॉइड तो कर सकते हो। नहीं समझ में आया? तो ये फिलहाल आपका जो टाइम है, कई बच्चे तो खुद से ही मुसीबत जोड़ लेते हैं, कुछ नई नई चीज़ों में, नए सर्कल्स में चले जाना, नए फ्रेंड्स बना लेना, नए शहर में आ जाना, नई मुसीबत में पड़ जाना। दिमाग को रिलैक्स रखो, फ्री रहो, एंजॉय करो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो और रिलैक्स मूड से रहो। गॉट द पॉइंट? अपने आप पास हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फेल बच्चे वहाँ होते हैं जहाँ बहुत स्ट्रेस लेके रहते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर जो है कुछ डेफिनेशंस भी हैं, जैसे कि कंज्यूमर की डेफिनेशन से भी क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत ज़्यादा आता है। कंज्यूमर की डेफिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर मानी जाती है, और इसके ऊपर कुछ डिसाइडेड केस भी हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। आप इसमें देखोगे तो इसमें लिखा है कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स, हायर और अवेल एनी सर्विसेज, लेकिन एक वर्ड यूज किया फॉर अ कंसिडरेशन। कहाँ पर कंसिडरेशन पार्टली है, फुल्ली है, होली है, नहीं है? अगर नहीं है तो क्या कंज्यूमर है या नहीं है? ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है और इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके ऊपर केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप पढ़ भी सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसे आप रीड कर सकते हो, आज अभी शेयर कर दूंगी। इसमें आप देख रहे हो मैंने पूरा बना रखा है, कुछ कमर्शियल पर्पस वगैरह, XYZ, सो मैनी थिंग्स। तो आप इसे रीड करना, अच्छी तरीके से पढ़ना, फिर उसके बाद हम फिर दोबारा से इस पे काम करेंगे। मैं फिर दोबारा से चैप्टर कराऊंगी, इसमें क्रक्स नोटिंग होगी, कुछ केस लिखने आपको सिखाऊंगी कि केस स्टडी आएगी तो कैसे लिखना है।